दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। वेलकम टू एकेडमी ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो आज की जो मेरी लाइव है, मैं शुरुआत करूंगा एक कहानी से। कहानी वो ये है कि सपोज करिए एक गांव है। उस गांव में ना दो परिवार रहते हैं। एक साधारण सा परिवार है जो कि मजदूरी करता है या फिर आप मान के चलिए खेती बाड़ी करता है। एक परिवार है वो लोहार का है। दोनों में काफी अच्छी बातचीत थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन क्या था कि उन दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। पहले आपसदारी खूब थी, आना जाना लगा रहता था, बातें चलती रहती थी, आपसदारी में मदद भी करते थे एक दूसरे की। बट कहासुनी हो गई, बहसबाजी हो गई और दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा हो गई। अब हुआ क्या कि एक परिवार जो खेती-बाड़ी करता था, उसके पास तो ऑलरेडी हथियार थे और उन हथियारों को जो लोहार था वो सोचता था, यार ये तो इसके पास ऑलरेडी हथियार हैं, ये तो कभी भी मेरे घर पे घुसकर मेरे परिवार को अटैक कर सकता है। चाहे वो बंदा अटैक करे या ना करे, लेकिन लोहार के दिमाग में ये बात थी कि वो कभी भी मेरे को अटैक कर सकता है। लोहार बहुत माहिर था, तो उसने क्या करा, अपनी जो बनाना शुरू करा। पंचायत बुलाई गई। किसी को शक हुआ तो उन्होंने बुलाया कि भाई पंचायत को बुलाओ, ये तो हथियार बना रहा है, अभी पड़ोसी के लिए बना रहा है, कल को हमारे लिए बना सकता है, सबके लिए खतरा हो सकता है। तो पंचायत में बैठाए उनको और उनको कहा कि भैया ये हथियार बनाना बंद करो। उसने कहा, यार मेरा जो पड़ोसी है उसके पास तो खेती बाड़ी के सारे औजार है, वो तो कभी भी इससे लेकर मुझे मार सकता है। तो पंचायत में कहा कि भाई खेती बाड़ी का औजार वो तेरे को मारने के लिए क्यों यूज करेगा, ये तो तू फितूर पार के बैठा दिमाग में। एट द एंड ऑफ द डे उसको मना कर दिया गया कि आप हथियार नहीं बनाएंगे। लोहार भी मान गया, चलो ठीक है, लेकिन दिमाग में फितूर तो था ना, पंचायत थोड़ा ना हटी। उसने फिर लोहार ने शुरू कर दिया हथियार बनाना। फिर उसको पंचायत में बुलाया गया, उसने कहा यार तू अभी तक नहीं रुका। उसने कहा कि जब तक ये मेरा पड़ोसी मेरे पास रहेगा और उसके पास हथियार रहेंगे, मुझे हमेशा डर बना रहेगा कि मैं अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करूंगा उसके हथियारों से। पंचायत ने उसको ये कहा कि भाई वो खेती बाड़ी के औजार हैं, उससे वो तुझको क्यों चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन लोहार माना नहीं। गुस्से में आकर उसके लोगों ने वहां पर उसको सामान देना बंद कर दिया और जिस रास्ते से सामान ले जाता था उसको मना कर दिया, आप यहाँ से रास्ते से सामान नहीं ले जाओगे। कुछ लोहार के दोस्त थे, उसकी मदद करते रहते थे, बीच बीच में उसको सामान पहुंचाते रहते थे, लेकिन मेन रूट सारा उसका बंद कर दिया गांव वालों ने। लेकिन फिर भी दिमाग से फितूर तो गया नहीं। सालों दर सालों बीत गए, ऐसा सिलसिला चलता रहा। बच्चे लोहार के बड़े हो गए, बच्चे किसान के बड़े हो गए। किसान के बच्चों ने ऐसी कोई भी टेंडेंसी अपने दिमाग में नहीं रखी, लेकिन लोहार के बच्चे ने तो अपने पिता को देखा था कि वो यही फितूर लेके दिमाग में चल रहा है और वो ऐसी हथियार बना रहा है। उसके बच्चे भी वैसे के वैसे रह गए, वही फितूर दिमाग में कि ये किसान कभी भी मेरे को अपने हथियारों से मार सकता है। अब होता क्या है कि पंचायत बुलाई जाती है आखिरी बार, और उस पंचायत में ये कहा जाता है कि ये लास्ट वार्निंग है। अगर तूने, हम 25-30 साल से तेरे को समझा रहे हैं, तू नहीं समझ रहा, अगर तूने अब नहीं करा तो हम तेरा घर ही तोड़ देंगे, तेरे को यहां से भेज देंगे। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि मना तो वो कर देता है लोहार कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन पंचायत वालों को भरोसा नहीं होता। वो उसके घर भेज देते बंदे घर तोड़ने के लिए। घर तोड़ने जैसे ही वो जाता है, उसको ये पता लगता है गांव वालों को कि ये तो इसने खूब सारे हथियार बना के रखे हुए हैं, बस वो मेन औजार जिससे वो पड़ोसी को मार सकता था वो नहीं बना, बाकी सारे औजार तैयार थे। जैसे ही कोई उसके घर को तोड़ने आता है वो अटैक करना शुरू कर देता है। अब होता क्या है, अटैक तो वो कर देता है, गांव वाले जख्मी हो जाते हैं, उनको डर लग जाता है कि यार इसके पास तो बहुत सारे हथियार हैं। उसको फिर से मीटिंग में बुलाया जाता है। उसको मीटिंग में बुलाया जाता है, उसको ये कहा जाता है कि देख रहा हूं, क्योंकि क्या था, गांव का जो पंचायत का मुखिया था वो थोड़ा संखी टाइप था। उसके दिमाग में ये था कि मैं इतने साल बाद मुखिया बना हूं, मेरा नाम पूरे गांव में हो जाएगा अगर मैं ये इन दोनों परिवारों का विवाद खत्म करा दूं। अब विवाद खत्म कराने के चक्कर में वो क्या कहता है कि ये कहता है कि मैं तुम्हारे सारे रास्ते खोल दूंगा, ठीक है जी, तुमको सारे गांव वालों से पैसे दिलवा दूंगा, लेकिन तुम बस ये हथियार मत बनाओ। लोहार क्या कहता है, लोहार भी था और उसका बेटा भी था, दोनों ये कहते हैं ठीक है हम नहीं बनाएंगे। अब पंचायत के मुखिया ने क्या किया, उसको सामान भी पहुंचा दिया, पैसे भी पहुंचवा दिए पड़ोसी से। अब वो इस उम्मीद में ये बैठा है कि अब पैसे मिल जाएंगे, सामान मिल जाएगा, अब वो मेरी बात मान लेगा। क्या आपको लगता है वो उसकी बात मानेगा? दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि लोहार के दिमाग की टेंडेंसी वही है। लोहार अभी भी वही सोच रहा है कि उसका पड़ोसी अभी भी अपने हथियारों से उसके परिवार को नुकसान दे सकता है। जब तक या तो उसके दिमाग से वो फितूर नहीं निकलता, या वो पिता और बेटा अपनी गद्दी से अपने परिवार को छोड़ के नहीं जाता, तब तक ये सिलसिला खत्म नहीं होगा।
अब आते हैं आज की लाइव में। ये लोहार का फैमिली है ईरान और पड़ोसी है उसका इजराइल। जब तक ईरान के दिमाग से ये फितूर नहीं हटता, उसकी रिजीम के दिमाग से, कि ये इजराइल जो उसका पड़ोसी है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, या पूरी की पूरी रजीम को उठाकर फेंक नहीं दिया जाता, तब तक न्यूक्लियर वेपन का जो मेन मुद्दा है ईरान के जहन से जाएगा नहीं। लेकिन पंचायत का जो मुखिया है, जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उनके दिमाग में ये बात नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, सिलसिला क्या चल रहा है, जो नए अपडेट्स आए हैं वो सारा कुछ मैं आपको आज की लाइव में सारा कुछ समझाऊंगा। मानता हूं स्टोरी थोड़ी बड़ी थी, लेकिन आसान शब्दों में ये समझाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि लोग ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं। तो सोचा आपको एक स्टोरी से सुना। करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। आज की वीडियो के लिए अगर मैं अपनी सबसे पहली स्लाइड पे चलूं और सबसे पहली न्यूज पे चलूं, तो सबसे पहली न्यूज तो हमारी रॉयटर्स से है। ये बिल्कुल ब्रीफिंग दे रहा है आपको कि एग्रीमेंट में हुआ क्या है। कहता है कि यूएस एंड ईरान साइन सीज फायर एग्रीमेंट, डिटेल्स रिमेन अनक्लियर। अभी भी डिटेल्स जो हैं वो अनक्लियर हैं, लेकिन डिटेल अनक्लियर दो पक्ष हैं इसमें, ईरान और यूएसए। ईरान की तरफ से तो पॉइंट्स आ गए थे जो मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी समझा भी चुका था, बता भी चुका था, जिसका मैं लिंक लगा दूंगा, अगर नहीं देखी हो तो प्लीज देख लेना। दिक्कत कहां आ रही है कि यूएसए की तरफ से अभी तक कोई फाइनल एग्रीमेंट क्या हुआ है, वहां से कोई पॉइंट नहीं आया है अभी भी। पहले मैं आपको यह पूरी न्यूज बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको अलग से समझाऊंगा। On condition of anonymity, said Iran would have to satisfy US demands never to create a weapon and cut off support for militants like Hezbollah in Lebanon in order to get those benefits. Iran agreed to sharply curtail its nuclear program in a deal signed in 2015 with the US and other countries. ये वही साइन है जो ओबामा के टाइम पर हुआ था। Trump withdrew the US from the accord during the first term as president. The agreement allowed Iran to regain billions of dollars in frozen asset, which Trump has frequently derided as sending pallets of cash. ये pallets of cash कहता रहता था ना कि ओबामा ने तो उनको green cash दे दिया, ये वही है। Trump appears to have achieved little of what he said he intended when he launched strikes on Iran with Israel on February 28. Iran theoretical government remains in place. The government remains in place while his demands and that Iran dismantle its ballistic missile program and end support for regional militants like Hezbollah remain unmet. The new agreement also does not resolve the fate of Iran's stockpile of enriched uranium. दो चीजें आप इस बात में समझिए, बैलिस्टिक प्रोग्राम की कोई बात नहीं हुई है अभी तक, जितनी भी बात लीक हुई है मीडिया में उसके हिसाब से, ना बैलिस्टिक मिसाइल की कोई बात हुई है, ना ही स्टॉक पाइल की कोई बात हुई है जो एनरिच यूरेनियम था 400 किलो वाला, जिसके लिए ट्रंप साहब ने अपनी अपनी क्या सबकी एस्टेसी करवा दी थी। Iranian officials who have always denied intending to build a nuclear weapons, always denied मतलब हमेशा से डिनाइड करता है, इसने कभी ये नहीं बोला कि मैं न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा। ईरान के मुंह से आज तक किसी ने नहीं सुना कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। They have given up little by agreeing to resume the diplomatic discussion with Trump officials over the nuclear program that were interrupted in February by Trump's decision to launch a war. ये कह रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर फिर से बात होगी जो कि फरवरी में युद्ध से पहले चल रही थी, लेकिन ट्रंप साहब ने कर दी वॉर की ऐलान और कर देता है यहां पर जंग और मिसाइल मारना शुरू कर देता है। अब वापस उसी सिचुएशन पे आकर हम प्री वॉर एरा में आकर वही बात फिर से दोहराएंगे जो हम उस टाइम कर रहे थे। While the latest agreement lifts Iran hold on Strait of Hormuz, that only restores the pre-war status quo, and shippers say traffic will only restart once safety is assured. Iran has suggested it will retain control over Oman over the strait. With Oman over the strait, the US said that the strait will be open toll-free for 60 days, and it would expect that provision to be a part of the final deal agreement also. अब ये USA expect करता है कि क्या पता 60 दिन तक तो वो कह रहा है कि हम किसी भी तरीके का टोल नहीं लेने देंगे, ये तो कह रहा है 60 दिन तक तो मैं नहीं लेने दूंगा। 60 दिन के बाद जब डील फाइनल होगी, अभी तो देखिए 19 जून को एक डील फाइनल होगी जो कि 60 दिन तक वैलिड रहेगी। उन 60 दिन में वो एमओयू जो 60 दिन तक वैलिड रहेगा, उसमें यह डिस्कस होगा कि 60वें दिन हम वो कौन सी फाइनल डील, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि मैं 60 दिन तक तो टोल नहीं लेने दूंगा, यूएसए कह रहा है मैं 60 दिन तक टोल नहीं लेने दूंगा,
और आशा करता हूं कि 60 दिन के बाद भी ईरान इस चीज पे मान जाए कि वो टोल नहीं लेगा। अमेरिका और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भाई आशा पे बैठे हुए हैं कि वो लेगा या नहीं लेगा। देखते हैं 60 दिन के बाद क्या होता है, ऐसा इनका इन लोगों का कहना है। अब मैं आपको पूरा ये स्केनारियो ढंग से एक बार फिर से समझा। अब मुद्दे की बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो रॉयटर्स की इस खबर के हिसाब से ये है कि ट्रंप जो है, जो उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे, जो वो कह रहा था कि उसको मीट करने हैं, सबसे पहला, ईरान विल नॉट मेक अ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है जी। सेकंड, बैलिस्टिक प्रोग्राम जो मिसाइल का चल रहा है ईरान के अंदर, उसको बंद किया जाएगा। ठीक है जी। थर्ड, जो स्टॉक बाइल ऑलरेडी एनरिच्ड है 400 450 किलो के आसपास का, जो 60% तक एनरिच कर चुका है यूरेनियम, उसको या तो ईरान डिस्ट्रॉय करे, खुद से करे, जो इंडियन एटॉमिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है उनकी टीम के सामने करे, यूएन की टीम के सामने करे, अमेरिका की टीम के सामने करे, खुद वहां पर डिस्ट्रॉय कर दे, या फिर उसको उठाकर कहीं ऐसी जगह पे लाया जाए, न्यूट्रल जगह पर, न्यूट्रल जगह मतलब जो यूएसए की निगरानी में भी हो, ईरान की भी निगरानी में भी हो, दोनों की सहमति से एक जगह डिसाइड करी जाए, वहां पर वो उठा के लाया जाए और वहां पर डिस्ट्रॉय किया जा सके, मोटा मोटा वो एनरिच यूरेनियम को डिस्ट्रॉय किया जा सके। चौथा, ये मैं बिल्कुल वॉर की स्टार्टिंग से पहले की सिनेरियो बता रहा हूं आपको क्या क्या था। चौथा, रेजीम को चेंज किया जाएगा। जो रेजीम ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्ट कर रही है, खुमनई रेजीम, उसको वहां से हटा दिया जाएगा, इरेडिकेट किया जाएगा और ईरान को उस रेजीम से फ्री किया जाएगा। ये चार बेसिक उनके सबसे बड़े एजेंडा थे, जो वॉर में घुसने से पहले सो कॉल्ड उनके दिमाग में थे और उन्होंने कहा था अचीव करने हैं। रॉयटर्स की इस खबर के हिसाब से वो ये कह रहा है कि अब तक जो पॉइंट्स फ्लोट कर रहे हैं कि 19 जून को एमओयू जो साइन होना है, उसमें इन चारों खबर से रिलेटेड कोई भी बात नहीं हो रही है। बात किस चीज की हो रही है? ईरान के कैसे फ्रोजन फंड्स को खोला जाएगा, ईरान की रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में सामान शिप्स का आना जाना कैसा रहेगा, और आपका छोटी मोटी बातचीत इस चीज पे हो रही है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ईरान को बोला जाएगा कि आप नहीं बनाओगे, ईरान कह रहे हैं हाँ हाँ हम नहीं बनाएंगे। उस चीज पे ईरान ने अभी भी ये बहुत बढ़िया बात है, ईरान ने अभी भी ना नहीं करा है मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनाऊंगा। मतलब ईरान तो शुरू से यही बोलता आया कि मुझे न्यूक्लियर हथियार बनाने की जरूरत ही नहीं है। इवन खोमनई साहब ने तो इस चीज पर फतवा जारी करा था कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये था, जब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जा रहा हूं अब, जब इन पर बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था ईरान के ऊपर यूएसए की तरफ से, इस खोमनई रेजिम पर, ये बात मैं बता रहा हूं कुछ 1998 और 2003 के बीच की बात है ये सारी। तो 1998 के आसपास क्या हुआ, ईरान ने, वही पंचायत वाली कहानी जो मैंने अभी आपको सुनाई, वही होता था, बार बार पंचायत बुलाई जाती थी, बार बार ईरान को बुलाया जाता था, ईरान को बोला जाता था आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे। ईरान कहता था ठीक है न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, इस चीज पर बातचीत करेंगे, हम बातचीत करो कोई दिक्कत नहीं, आज करो, 2 साल करो, 4 साल करो, 10 साल चलो, 25-30 साल से तो चल ही रही है, और बातचीत करो कोई दिक्कत नहीं। ईरान कहता था बातचीत करने को तैयार है, हम न्यूक्लियर वेपन के लिए नहीं करेंगे। एक मजे की बात इसमें और है, छोटा सा एक न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, वो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान को दिया था। लेकिन वो दिया कब था? जब वहां पर शाह डायनेस्टी थी, 1979 से पहले, 75 के आसपास, 1975 के आसपास उन्होंने वहां पर एक छोटा सा रिएक्टर दिया था। वो रिएक्टर बनाया था आपका जर्मन की कंपनी ने। वो रिएक्टर इजराइल और यूएसए नहीं दिया था इनको। ठीक है जी। अब वो रिएक्टर ऑलरेडी जब 1979 में खोमनई रेजिम आई तो रिएक्टर उनके पास था। अब ये बोलते थे हम इनरिच नहीं करेंगे यूरेनियम, हम उतना ही एनरिच करेंगे जितने की मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जा सके या कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज किया जा सके, जो कि होता है 3.62% के आसपास। लेकिन आज की डेट में जो कहा जाता है कि ईरान ऑलरेडी 450 किलो के आसपास का यूरेनियम एनरिच कर चुका है, 60% तक, 90% होता है वेपन ग्रेड तक, 60% तक वो पहुंच चुका है, ऐसा रिपोर्ट्स आ जाती है। और उसी चीज पे उस 450 किलो की भसड़ अभी भी मची हुई है इनके बीच में। तो अब होता क्या है, 1999 में वापस आता हूं, 1999 के आसपास ईरान के अंदर सारे रिजीम के लोग आपस में बैठते हैं और कहते हैं कि यार ये अमेरिका की तरफ से तो प्रेशराइज बहुत आ रहा है, बहुत ज्यादा इनको हमको प्रेशराइज किया जा रहा है, खुले में तो हम यूरेनियम एनरिच नहीं कर पाएंगे और न्यूक्लियर वेपन जो हमने बनाना है उस पर हम खुले में काम नहीं कर पाएंगे, कोई टेस्टिंग नहीं हो पाएगी, उससे रिलेटेड सामान नहीं मंगवा पाएंगे क्योंकि हम पर बहुत तगड़ी नजर रखी जा रही है। तो कोई दिक्कत नहीं,
रजीम ने ये डिसाइड करा हम क्या करेंगे, हम दुनिया को ये बताएंगे कि हम एनरिच कर रहे हैं यूरेनियम अप टू 3.62%, मतलब कमर्शियल ग्रेड के हिसाब से, लेकिन हम सीक्रेटली इसको वेपन ग्रेड तक एनरिच करेंगे। वो सीक्रेटली होगा कैसे? ऐसे होगा, मोटा मोटा मैं आपको एक बहुत रफ सा आइडिया दे रहा हूं इस चीज का, आप डिटेल में मैं आपको बाद में फिर बताऊंगा, लेकिन रफ से आइडिया आप समझिए। जैसे एक बिल्डिंग है, यूएसए की सैटेलाइट हमेशा ईरान पे नजर रखती है, ये आप लोग जानते हैं। इसराइल का मोसाद इसराइल ईरान पे नजर रखता है, इसराइल की सैटेलाइट्स ईरान पे नजर रखती हैं, उनको हमेशा उस पर डाउट रहता है तो नजर रखते थे। एक जगह पर जैसे 3.62% तक यूरेनियम को एनरिच किया जा रहा है ईरान के अंदर, ये सरफेस लेवल पर दिखाने की चीजें हैं कि हाँ भाई यहां पर हम एनरिच कर रहे हैं यूरेनियम को, वेपन ग्रेड तक नहीं ले जाएंगे, हम सिर्फ कमर्शियल बेस तक ले जाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है, ऊपर टॉप लेवल पर वो हो रहा है, और जमीन के नीचे 400-500 फुट नीचे, जहां पर ईरान के हिसाब से और ईरान की इंटेलिजेंस के हिसाब से कि यूएसए की सैटेलाइट वहां तक नहीं देख सकती, वहां पर हम अपना वेपन ग्रेड के हिसाब से काम करते रहेंगे। ये ईरान की रजीम ने डिसाइड करा। इस प्लान को नाम दिया गया अमाद। अमाद प्लान के हिसाब से, अमाद एक फारसी वर्ड है जिसका मीनिंग होता है उम्मीद, कि हमको उम्मीद है किसी चीज से तो उसको अमाद कहा जाता है। तो अमाद प्लान ईरान का था। अमाद प्लान के हिसाब से ईरान नीचे सीक्रेटली काम कर रहा है। किसके साथ मिलकर? कहीं ना कहीं चाइना के साथ मिलकर, कहीं ना कहीं रशिया के साथ मिलकर, कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर वो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन बनाने की पूरी पूरी कोशिश में लगा हुआ था। ये खबर इसराइल को पता लगती है, इसराइल को काफी टाइम पहले पता लग गई थी, लेकिन फाइलें वाइलें निकलकर जब ईरान से आई, वो आई सन 2018 में। 2018 में इसराइल के मोसाद ने और इसराइल की सरकार ने यूएसए को यह खबर दी कि भाई वो लोग तो नीचे न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं और 60% तक यूरेनियम को एनरिच भी कर चुके हैं। आप देखेंगे कि 2018 से बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, मतलब हर हफ्ते 2 हफ्ते महीने में वो बोलता रहता था कि अगले हफ्ते यूरेनियम एनरिच हो जाएगा 90% तक। एक ही सेंटेंस कहता था कि ईरान इज जस्ट वीक्स टू मेक अ न्यूक्लियर वेपन, ईरान इज जस्ट वीक, जिसके ऊपर मीम्स भी बनते रहते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। तो वो ये कहता था कि भाई 2018 में मोसाद ने ये फाइल्स पूरी दुनिया में लीक करी कि ईरान इज सीक्रेटली वर्किंग ऑन मेकिंग अ न्यूक्लियर वेपन, एंड आफ्टर दैट 2018 ओनली that America started attacking Iran. अटैकिंग ईरान मतलब नॉट मतलब मिसाइल विसाइल मारना नहीं, अटैकिंग मतलब कभी डिप्लोमेटिकली, कभी उनके लोगों को समन करना या फिर उनको सैंक्शंस लगाना, मतलब दैट वे ऑफ अटैकिंग ईरान स्टार्टेड मोर विग्रेसली आफ्टर 2018। कर तो वो 40 साल पहले से ही रहे हैं, मतलब सैंक्शंस लगाने छोटा मोटा चलता रहता, लेकिन विग्रेसली 2018 के बाद इनका शुरू हो गया। आज हम बैठे हैं 2026 में। 2026 में ये जो जो एमओयू साइन हो रहा है, जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, उसमें कि $24 बिलियन, मैं देखिए जो पॉइंट्स आ रहे हैं मैं सिर्फ उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। फाइनल 19 तारीख को क्या होगा अभी भी हमें नहीं पता है। जो पॉइंट्स फ्लोट कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ईरान की तरफ से पॉइंट्स आ रहे हैं तो हम सिर्फ उसी के लिए बात कर सकते हैं। अगर यूएसए को अपनी तरफ से अपने पक्ष रखना है तो पॉइंट्स तो देने पड़ेंगे ना। तो जो ईरान के पॉइंट्स हैं उस पर चलते हैं। ट्रंप के हिसाब से वो ये कहना चाहता है कि आप $24 बिलियन ईरान के फ्रोजन फंड्स को खोल देंगे, 12 पहले 12 बाद में। $300 बिलियन की आप उनको इन्वेस्टमेंट्स लाकर देंगे या रिकंस्ट्रक्शन के फंड्स देंगे। वो मैं आगे जाकर आपको फिर बताऊंगा उसके फंडे भी क्या है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे उसको आप कहीं ना कहीं टोल देने की अनुमति दे रहे हैं, वो भी मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा एग्जैक्ट क्या वर्डिंग से। आप ईरान को पूरी तरीके से फंड कर रहे हैं, उसको पैसे से भरपूर कर रहे हैं, प्लस रजीम के लोग अभी भी ईरान के अंदर मौजूद हैं। मतलब वो जो फितूर था, वो लोहार वाला फितूर, वो अभी भी लोगों रजीम के लोगों के दिमाग में है और वो लोग ईरान में मौजूद हैं। इन सब के बावजूद हमारे ट्रम्प साहब को यह लगता है कि दैट आई विल बी एबल टू कन्विंस ईरान टू नॉट मेक अ न्यूक्लियर वेपन। अब आप बताइए, कमेंट्स में बताना, क्या इस बात की कोई सेंस है? क्या आपको लगता है दैट इज पॉसिबल? दैट इज नॉट फ्रीकिंग पॉसिबल। यही मेरी आज की पूरी वीडियो का सार है। दैट इज नॉट पॉसिबल। ट्रम्प क्यों ये चीज नहीं समझ रहा है, या अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये चीज, वैसे काफी लोग तो ये चीज समझ रहे हैं, मैं हकीकत में बताऊं काफी लोग इस चीज को समझ रहे हैं दैट ट्रम्प गलती कर रहा है ये डील कर कर। काफी तो मागा सपोर्टर्स ही हैं जो इस चीज के लिए ट्रम्प को बोल रहे हैं दैट यू आर डूइंग समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद दिस, जिसको ट्रम्प धमकी भी दे रहा है। क्यों
ट्रंप इसकी बात की गंभीरता को नजरअंदाज कर रहा है कि जिस हाल में उसने ईरान को अब छोड़ दिया है, दैट विल बी 10 to 20 times मोर लीथल देन इट वॉज बिफोर द वॉर। इस टाइम ईरान 10 से 20 गुना ज्यादा खतरनाक हो चुका है जितना वो वॉर से पहले था। और अगर आपने ये सारे फंड वंड बन ये जो आप बोल रहे हैं अगर आपने दे दिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अच्छा तो इसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। मैंने आपको बहुत डिटेल में, आज स्टोरी टेलिंग ही चल रहा है मेरा, एकेडमी ऑफ जियो पॉलिटिक्स का आज स्टोरी टेलिंग सेशन ही है ये। मैं स्लाइड वाइड मुझे लगता भी नहीं आज मैं दिखा पाऊंगा, उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा जितनी स्लाइड्स आज कलेक्ट करी थी। बट ये स्टोरी में ही आपको मैं ये चीज समझाना चाहता हूं कि मुद्दे की बात ये है, ये जो चीज, ये जो एमओयू साइन हो रहा है ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। अगर वो रिजीम सरवाइव कर जाती है, जो कर रही है और कर भी जाएगी 19 तारीख तक, मुझे लग रहा है ट्रंप लेकर जाएगा इस बात को, तो आप मान के चलिए इट विल बी नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे रिलेटेड इंडिया से क्या रिपरकशंस, इंडिया को क्या लेकर आएंगे, कोशिश करूंगा उस पर भी एक वीडियो जल्दी आपके पास लेकर आऊंगा, उस वीडियो को भी जरूर देखना। इन सब से रिलेटेड क्या चल रहा है मैंने स्लाइड्स कलेक्ट करी थी, बट आज मैं आपको शायद दिखा नहीं पाऊंगा, उसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, सारी स्लाइड्स भी उसमें दिखाऊंगा, प्लस इंडिया के लिए क्या इस चीज से रिलेटेड चीजें होंगी वो भी मैं आपको अगली वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। आशा करता हूं आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक तरीके से ये समझा पाया हूंगा कि जो फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑलरेडी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, अगर ये एमओयू में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये एमओयू ईरान और यूएसए के बीच में साइन हो जाता है, व्हाट विल बी इट फॉर द वर्ल्ड, व्हाट वर्ल्ड विल विटनेस आफ्टर दैट, ओनली गॉड नोस। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।